नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, कक्षा 9 का लेसन प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, इसमें जो जीके आती है, मोस्टली जीके कहाँ से आती है? एनसीईआरटी से आती है। एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक से। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आया और उस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आता है, यदि आपको उसका तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने के लिए भी आपका बेस मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि ये अनुमान लगा सके इसका आंसर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये सब अनुमान आप कब लगा सकते हैं? जब आपका बेस मजबूत होगा, बेस क्लियर होगा, और बेस मजबूत एनसीईआरटी पढ़ने से होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपका बेस मजबूत करने के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे देश भारत विश्व का 12 जैव विविधता वाले, विश्व में मुख्य देश हैं कितने? 12 जैव विविधता वाले। इनमें से भारत एक है। लगभग भारत में 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे भारत में पाए जाते हैं, जिसके कारण विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। याद रखेंगे कि इसमें पौधों में। और एशिया में पौधों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का कितना % है? 6% है। देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे होते हैं। हमारे देश में बिना फूलों के पौधे भी हैं। कौन से हैं? फरन, सवाल को एल्गी बोलते हैं, कवक, फंजाई। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। कितने? 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताज़े पानी के, समुद्र पानी की मछलियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना उगाई जाती है, यानी जो अपने आप उगती है, उसे प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वन बोलते हैं। अक्षत एग्जाम में पूछा गया था कि अक्षत वनस्पति किसे बोला जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल, बागवानी या बागान बोलो, वनस्पति का भाग होते हैं, परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम कौन से होते हैं? जो मानव के द्वारा उगाए जाते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारत, और उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाकर भारत में उगाए जाते हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं। यानी जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनका मूल स्थान भारत है, उनको देशज बोलते हैं। जिनका मूल स्थान भारत नहीं है, बाहर से लाकर बोए गए हैं, जैसे सफ़ेदा है। सफ़ेदा कहाँ से लाकर बोया गया है? सफ़ेदा ये ऑस्ट्रेलिया से लाकर भारत में उगाया गया है। सफ़ेदा क्या है? एक विदेशी पौधा है। वनस्पति शब्द ये कोई खास बात नहीं है, इस आगे चलते हैं। वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। धरातल, आपको पता है धरातल वनस्पतियों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार के वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर, जहाँ पर उपजाऊ में, वहाँ पर कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर क्या पाए जाते हैं? जंगल, घास के मैदान, जिनमें वन्य प्राणियों का आश्रय है। आश्रय का मतलब घर है इनका, वन्य प्राणियों का। आगे है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी। मरुस्थल में कैसी मिट्टी पाई जाती है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। बलुई मिट्टी। कंटीली झाड़ियाँ, मरुस्थल में बलुई मिट्टी में कौन सी झाड़ियाँ? कंटीली झाड़ियाँ। नदी डेल्टा में कौन से वन उगते हैं? पर्णपाती वन, यानी समुद्री, इनको बोलते हैं सुंदरी वन। और पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? नदी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। आगे है पर्वतों के ढलानों में, जहाँ मृदा की परत गहरी है। जो पर्वत के ढलान हैं
और जहाँ पर मृदा की परत कैसी है, गहरी है, वहाँ पर कौन से वन मिलते हैं, शंकुधारी वन मिलते हैं, याद रखेंगे। आगे है जलवायु। जलवायु भी किसको प्रभावित करती है, पौधों को भी और जीवों को भी। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान, वायु की नमी पर निर्भर करते हैं। हिमालय पर्वतों के ढलानों पर, जो हिमालय पर्वत है उसके ढलान हैं, तथा प्रायद्वीप के पहाड़ों पर जहां ऊंचाई 915, कितनी दोस्तों याद रखेंगे, 915 मीटर ऊंचाई से ऊपर जाने पर, 915 मीटर ऊंचाई है, इससे ऊपर जाने पर तापमान में क्या जाती है, गिरावट आ जाती है। और वनस्पति पनपने के और बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, तापमान जरूरी है, प्रकाश जरूरी है, इसमें कमी आ जाती है। उसे उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन वनस्पतियों का परिवर्तित हो जाती हैं। जो उष्ण कटिबंधीय हैं, जो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है उपोषण में, उपोषण किसमें, शीतोष्ण में, शीतोष्ण किसमें, अल्पाइन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार एक दूसरे में चेंज होती जाती हैं ऊंचाई के साथ साथ। आगे एक सारणी दी गई है, तो इस सारणी को थोड़ा ध्यान से करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, जहां पर तापमान कितना होता है साल का, 24 सेंटीमीटर से अधिक हो साल का तापमान, और जनवरी में तापमान 18 से ऊपर हो, कभी पाला नहीं पड़ेगा, क्यों 18 से ऊपर रहेगा तो पाला पड़ने का नाम ही नहीं है। पाला तो कब पड़ता है, जब तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। उपोषण 17 से लेकर 24 सेंटीमीटर औसतन तापमान रहे, और सर्दियों में तापमान कितना रहे, 10 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक रहे, कभी कभी पाला पड़ सकता है। शीतोष्ण 7 से 17 सेंटीमीटर तापमान वार्षिक, लेकिन सर्दियों का तापमान -1 सेंटीमीटर से लेकर -10 तक चला जाता है, कभी पाला पड़ता है तो कभी बर्फ पड़ती है। अल्पाइन वन में औसत वार्षिक तापमान 7 से कम, तापमान -1 से लेकर और इससे कम होता जाता है, यानी -1 से कम रहता है हमेशा, सदा बर्फ पड़ती रहती है। जैसे अपना जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इसी में आते हैं। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समान समय उस स्थान का अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी के ऋतु में अधिक बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वृक्ष किस ऋतु में अधिक बढ़ते हैं, गर्मी की ऋतु में अधिक बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण ढलानों पर, ये हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, इसके उत्तरी ढलान ये हुए और दक्षिण ढलान इधर हैं, ये दक्षिण ढलान हैं। यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य किरणें नहीं पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ पर तो वनस्पति उगेगी, लेकिन यहाँ पर वनस्पति नहीं उगेगी। ये बात कही, यहाँ पर सघन वनस्पति, यहाँ पर विरल वनस्पति मिलेगी। आगे है वर्षण। फ्रेंड्स, वर्षण क्या होता है, ये हमारा वायुमंडल है, इससे जो पृथ्वी पर जल किसी भी रूप में आए उसे कहते हैं वर्षण। यानी पृथ्वी पर किसी भी रूप में जल आए, चाहे बर्फ के रूप में, वर्षा के रूप में, या ओलों के रूप में, या किसके रूप में, पाड़ा के रूप में, धरती पर किसी भी रूप में जल आवे तो उसे बोलेंगे वर्षण। भारत में अधिकतर वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, जून से सितंबर तक आता है, और पीछे हटता मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून बोलते हैं। इसे लौटता मानसून भी बोला जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन होते हैं, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन, और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कम वन मिलते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान, भारत का मैप ये है, ऐसे करके भारत का मैप बनाया एक छोटा सा। पश्चिम घाट, ये पश्चिम घाट हैं, इसके कौन से, पूर्वी ढलान, ये इधर के पूर्वी ढलान हैं, इधर पूर्वी ढलान है, और इधर कौन से हैं, पश्चिम ढलान। ये क्या बात की है, पूर्वी ढलानों की अपेक्षा पश्चिम ढलानों पर अधिक वनस्पति मिलती है। यहाँ पर वनस्पति क्या मिलती है, अधिक मिलती है, यहाँ पर कम वनस्पति मिलती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर मानसून से अधिक वर्षा होती है, इधर मानसून से वर्षा नहीं होती, जिस कारण से वनस्पति कम मिलती है। आगे है, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य के लिए वन क्यों आवश्यक है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक पेड़ काट लिया उसके स्थान पर दूसरा पेड़ उगाया जा सकता है, या
एक पेड़ को जड़ से न काटो, उसको ऊपर ऊपर से काट लो, वो पेड़ दोबारा से फिर उग जाएगा। इस प्रकार से पौधे क्या है, नवीकरणीय हैं। इन पौधों को काटो तो कभी इनको जड़ से मत निकाल काटो, इनको ऊपर ऊपर से काट लो जिससे अपना काम चल जाए। आगे क्या है, जो ये स्थानीय जलवायु, मृदा, नदियाँ की धारा नियंत्रित करते हैं। आपको पता है जलवायु कैसे नियंत्रित होती है, मृदा का अपरदन को कंट्रोल करते हैं, नदी की धारा को भी रोकते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। कौन से समुदायों को, जो वनों में रहते हैं, वनों से अपना उत्पाद बेच के गुजारा चाहते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन, तापमान को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। याद रखेंगे इन बातों को। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कि कृषि के क्षेत्र अधिक होने से, उद्योगों का विकास होने से, शहरी परियोजनाओं का विकास होने से वनस्पति या वनों में कमी आई है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हुए हैं, यानी पशुओं का चारे की व्यवस्था की गई है जिस कारण से वन या वन्य क्षेत्र कम हो गए हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना था? भारत में 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत सारे भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, और पहले हम पढ़ चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? हिमालय में और मध्य भारत में, मरुस्थल में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। शेष भारत में मनुष्य का हस्तक्षेप पाया जाता है। किस पर? वनस्पति पर। आगे है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एक डिपार्टमेंट है। इसकी 2019 की रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार भारत में कुल क्षेत्रफल वनों का कितना बताया गया है? 21% ही धरती पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ साथ 21% ही भारत में वन बताए गए हैं। वनस्पति के प्रकार आगे बताए गए हैं। इस सारणी को थोड़ा ध्यान से कीजिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ऊंचा ग्राफ देख लीजिए किसका है। ये रहा सबसे ऊंचा ग्राफ। किसका है ये? मिजोरम का। मिजोरम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। इसके बाद ग्राफ किसका आता है? इसका आता है। ये को क्या है? लक्षद्वीप। यानी राज्यों में पूछे सबसे अधिक वन मिजोरम, और यदि पूछे आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन लक्षद्वीप में। अरुणाचल प्रदेश में दूसरा स्थान आता है वनों में। अंडमान निकोबार का दूसरा स्थान आता है वनों में। लक्षद्वीप नंबर 1, नंबर 2 अंडमान निकोबार। राज्यों में नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश का आता है। सबसे कम वन किस क्षेत्र में है? राज्यों में देख लीजिए। सबसे कम वन हरियाणा में है। पंजाब में भी सबसे कम वन है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वन किसमें है? दमन दीव में है। इन पॉइंटों को याद रखेंगे जो मैंने आपको बताए यहाँ पर। आगे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में सदाबहार वन दिखाए गए हैं। सदाबहार वनों में क्या क्या पाए जाते हैं? झाड़ियाँ भी मिलती हैं, नवीन वृक्ष भी उगते हैं, वितान, निर्गत, अधिक ऊंचाई वाले। जो सदाबहार वन है इनकी अधिक ऊंचाई होती है। कितनी होती है? 60 मीटर होती है। याद रखेंगे यहाँ से। और सबसे छोटी कौन सी होती है? झाड़ियाँ होती हैं 1.5 मीटर। आगे इनको विस्तार से दिया गया है। ये वन पश्चिम घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिम घाट मैंने ऊपर मैप करके आपको बताया था, चलिए आपको एक बार फिर बता देते हैं। ये पश्चिम घाट हैं इधर, इसके पश्चिम घाटों पर मिलते हैं, इधर मिलते हैं। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में, तमिलनाडु के कुछ तटों पर मिलते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकला
कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। आगे है, इन वृक्षों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर होती है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ये अधिक ऊंचे क्यों बढ़ते हैं? प्रकाश के लिए, क्योंकि इनमें प्रकाश की होड़ होती है। इसके विपरीत नीचे गहराई में 60 मीटर जड़ें किसकी जाती हैं? जो वन राजस्थान में उगते हैं, जल की तलाश के लिए 60 मीटर तक गहरी जड़ें जाती हैं, लेकिन प्रकाश के लिए सदाबहार जाते हैं 60 मीटर ऊपर। एक दूसरे के उल्टे हैं ये। आगे क्या बताया गया है, इनमें क्या क्या उगते हैं? वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। मैंने आपको दिखाई थी, इधर ही दिखाई गई है सब। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। जो ये वृक्ष है, इनमें जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं है। ये वन साल भर हरे भरे लगते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ा आपने, मेरा पढ़ाने का यही फायदा है। यहाँ पर लगते का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये वृक्ष हैं अलग अलग, एक वृक्ष पत्ते गिरा देगा अब, लेकिन दूसरा वृक्ष क्या है, पत्तियां निकाल रहा होता है। इस प्रकार से एक वृक्ष पत्तियां, इस प्रकार एक पेड़ अपनी पत्तियां गिराएगा, दूसरा पेड़ पत्तियां निकाल रहा होता है। यानी दूर से देखने पर यह वृक्ष हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, लेकिन यह वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते हैं। लेकिन सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इनमें एक साथ पतझड़ नहीं आती है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वन हैं, कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। आबूनस, कौन सा? आबूनस, एल्बोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना। दोबारा फिर देख लीजिए एक बार, आबूनस, एल्बोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना। आगे है, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं? जानवरों में आप देखेंगे हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। असम तो सबको पता है, लेकिन यदि कई बार ऑप्शन में असम न दिया गया तो आप पश्चिम बंगाल लगाएंगे। पश्चिम बंगाल भी न दिया जाए तो दलदली क्षेत्र दिया मिलेगा आपको। कौन सा? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र में क्या मिलते हैं? एक सींग वाला गेंडा मिलता है। यह प्राकृतिक वनस्पति मैप में दिखाई गई है। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसका अध्ययन करें। सदाबहार वन दिखाए गए हैं हरे से। कहाँ मिलते हैं? अपने इस साइड में मिलते हैं, पूर्व में, और इस साइड में पश्चिम घाट में। थोड़े से मिलते हैं तमिलनाडु में। आगे दिखाए गए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, ये सब भारत में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ये पर्णपाती वन हैं। आगे है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ मिलते हैं? ये याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा आगे? सिक्किम और जम्मू कश्मीर। आगे है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं? थोड़े से यहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव वन। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। थोड़े से इधर मिलते हैं, थोड़े ही इधर मिलते हैं, यानी इस तट के आसपास मिलते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आगे है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन कहाँ में मिलते हैं? ये रहा कंटीले वन क्षेत्र, थोड़ा है क्षेत्र ये कंटीले वन का। राजस्थान, हरियाणा, थोड़ा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, इन क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं? कंटीले वन मिलते हैं। जो सदाबहार वन है, इनमें और पक्षी भी पाए जाते हैं। कौन से पक्षी मिलते हैं? चमगादड़ और रेंगने वाले। रेंगने वाले मतलब छिपकली, सांप, इस प्रकार के जानवर भी कहाँ मिलते हैं? सदाबहार वनों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र मिलते हैं। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन बोलते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ऋतु में अपने 6 से 8 सप्ताह तक पत्तियां गिरा देते हैं। जल की मात्रा के आधार पे इन वनों को, कौन से वनों को
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र वन और शुष्क वन। इनमें आर्द्र और नम पर्णपाती वन क्षेत्रों में जहाँ नम पर्णपाती वन कहाँ मिलते हैं, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तथा 100 से 200 में आर्द्र या नम पर्णपाती वन मिलते हैं, याद रखेंगे इनको। लेकिन कैटेगरी कौन सी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी, ये वन कहाँ मिलते हैं, आर्द्र और नम वन पूर्वी भागों में मिलते हैं, उत्तरी पूर्वी भाग में मिलते हैं, हिमालय के गिरी पदियों में मिलते हैं, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये कोई याद रखने की बात नहीं है, याद रखो रख सकते हो, लेकिन इनके जो वृक्ष हैं वो याद रखेंगे। इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सागौन का पेड़ इनमें पाया जाता है, सबसे प्रमुख है, याद रखेंगे। सागौन किसका है, पर्णपाती का, और पर्णपाती में भी किसका है, आर्द्र का। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवर, रवर याद रखेंगे, सागौन याद रखेंगे। कुसुम और अर्जुन भी किस प्रकार का पेड़ है, अर्जुन था उसका धनुष किस प्रकार के वनों से बना था, पर्णपाती पतझड़ वनों से बना था। सहतूत, आगे है शुष्क पर्णपाती वन, ऊपर थे ये कौन से थे, सारे के सारे नम थे, यानी नम और आर्द्र जलवायु में उगे गए हैं। आगे है शुष्क, जो शुष्क क्षेत्र में उगते हैं, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। नम के लिए 100 से 200 तक चाहिए, लेकिन जो शुष्क है उनके लिए 70 से 100 तक चाहिए। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आसपास उगते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर प्रदेश, बिहार में मिलते हैं, विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वन कौन कौन से हैं इनके, सागौन, सागौन किसका है, शुष्क भी है और आर्द्र भी है, दोनों प्रकार का वन है। साल, पिप्पल, नीम, ये दोनों के लगभग पेड़ तो सेम है दोनों के, इन पेड़ों में कोई खास अंतर नहीं है। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग पर कृषि की जाती है, और जिस कारण से इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग पर कृषि की जाती है, जिस कारण से इन क्षेत्रों में वनों की संख्या कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और पशुचारण भी किया जाता है। पशुचारण से क्या होता है कि वनस्पतियों का नाश होता है, क्योंकि अपने पांव से इन पेड़ पौधों को कुचल देते हैं या इन पौधों को खा जाते हैं। जो जानवर हैं पौधों को, जो जानवर हैं छोटे पौधों को पांव के नीचे कुचल देते हैं और कुछ पौधों को खा जाते हैं, जिससे किसका हार्स होता है, वनों का नुकसान होता है। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, देख लीजिए ये दिखाए गए हैं। ये वृक्ष एक साथ सभी पत्ते गिराते हैं, कितने, 6 से 7 सप्ताह तक। आगे इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ ये पाए जाते हैं यहाँ पर। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। इनके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कंटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर, आपने देखे उत्तर पश्चिम भागों में। ये भारत का मैप है, इसका उत्तर ये रहा इधर साइड, और पश्चिम इधर साइड, ये यहाँ पर मिलते हैं। इस विशेष क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं हम ऊपर मैप में देख चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क भाग आते हैं। इनके पेड़ पौधों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं। अकाशिया, खजूर, खजूर को पाम भी बोलते हैं। यूफोरबिया, नागफली, नागफली को कैक्टाइस भी बोलते हैं। ये प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वन इधर उधर बिखरे होते हैं। इनकी जड़ें, मैंने ऊपर बताया था, इनकी जड़ें बहुत लंबी जाती हैं, पानी की तलाश में 60 मीटर तक गहराई तक चली जाती हैं पानी की तलाश में, जिनमें वाष्पीकरण कम हो जाता है। जो पत्तियां हैं प्राय छोटी पाई जाती हैं। जो कंटीले वन हैं इनकी पत्तियां छोटी छोटी पाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि ताकि वाष्पीकरण कम हो जाए। शुष्क भागों में झाड़ियां पाई जाती हैं, कंटीले पादप पाए जाते हैं। और एक बात यहाँ पर नहीं बताई इन्होंने, जो पेड़ होते हैं
उनकी छाल है वो मजबूत पाई जाती है ताकि वाष्पीकरण कम हो। तो देख लीजिए ये कौन से पेड़ हैं, कंटीले वन झाड़ियां हैं, इन्हें बोलते हैं कैक्टस। ये दिखाई दे रही कैक्टस है सब, ये नागफली, नागफली कैक्टस, और ये पाम का पेड़ है, और ये किक्कर का पेड़ है जिसके पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। यहाँ पर जो पशु पाए जाते हैं कौन से, मुख्यतः ऊंट पाया जाता है राजस्थान में, और चूहे, खरगोश, लोमड़ी ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी ही बात याद रखेंगे, शेर कहाँ मिलते हैं, गुजरात के गिर में मिलते हैं। और जंगली गधे कहाँ मिलते हैं, गुजरात के कच्छ में मिलते हैं। जंगली गधे गुजरात के कच्छ में मिलते हैं। ऊंट कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। पर्वतीय वन, जो पर्वत हैं पर्वतों पर भी वन पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, आपको ऊपर देखा था 915 मीटर से तापमान में कमी आने लगेगी तो पेड़ों में भी विविधता आने लगेगी। प्राकृतिक वनस्पति में अंतर होता जाता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा की ओर जाते हैं तो हम वनस्पति में अंतर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। देख लीजिए ये दिखाए गए हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कैसे होते हैं, शंकु आकार के होते हैं मोस्टली। देख लीजिए शंकु आकार के होते हैं, ये सब किस कैसे आकार के, शंकु आकार के हैं। याद रखेंगे 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक ये ऊंचाई है। 1000 से लेकर 2000 मीटर तक कौन से वन पाए जाते हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेटनस प्रधानता पाई जाती है। किसमें, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में। आगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन कितने मिलते हैं, 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। वृक्ष कौन से शंकुधारी में, चीड़ को बोलते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर या फर, सेपरुस, सीडर। ये वन कैसे हैं, सबके वन कैसे हैं, ये शंकुधारी वन है। 1500 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी ढलानों में मिलते हैं। मैंने आपको बताया था ये हिमालय है, इसके दक्षिणी ढलान ये हैं, यहाँ पर मिलते हैं शंकुधारी वन। और कौन से हैं इनमें आपने देख लिए वन हैं शंकुधारी वनों में, चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, सेपरुस और सीडर। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिण ढलानों पर मिलते हैं, देख लिया हमने। और दक्षिणी पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों पर पाए जाते हैं, दक्षिण में भी और उत्तरी पूर्वी, ये भारत है इसके उत्तरी पूर्वी इधर भी पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। अपने जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ये प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घासों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अल्पाइन वनस्पति कहाँ उगती है, 3600 मीटर अधिक ऊंचाई होने पर। 3600 से अधिक मीटर ऊंचाई होगी तो अल्पाइन होगी। 1500 से 3000 तक कौन से पाए जाएंगे, शंकुधारी वन मिलते हैं। अल्पाइन वनों में कौन से वृक्ष होते हैं ये ध्यान रखेंगे, सिल्वर और फर कैसे हैं, ये शंकुधारी भी हैं। मान लीजिए ये शंकुधारी वन है, इसके साथ ही कौन से वन उगने शुरू हो जाएंगे, अल्पाइन वन। अल्पाइन वनों और इन वनों में कोई खास फर्क नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनमें अंतर बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पर मिक्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वन खत्म होंगे तो दूसरे वन शुरू होंगे। इन दोनों में थोड़ा बहुत मिक्सर होना संभव है। जुनिपर, पाइन, बरच इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है। हिम क्षेत्रों में अल्पाइन वनों का आकार बहुत छोटा पाया जाता है और अंत में झाड़ियों के रूप में बदल जाते हैं अल्पाइन वन। झाड़ियां राजस्थान में मिलती हैं और अपने लद्दाख में मिलती हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल, गुम्मकड़ जातियां हैं जो पशुओं को चराते हैं, अपने पशुओं को खाने के लिए प्रयोग करते हैं। किनका, झाड़ियों का, अल्पाइन का। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जो और अधिक ऊंचाई वाले बाग है जहां पर मोस, लिच्चन घास, टुंड्रा वनस्पति के बाग पाए जाते हैं। कहाँ, भारत की बात है ये।
विषों की नहीं है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्तारा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा मिलता है देखने को। घने बालों वाली भेड़ बकरियां मिलती हैं। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलते हैं? जहां पर ज्वार भाटा आता है, यानी समुद्र के तट पर उगते हैं, जहां पर ताजा पानी रहता है वहां पर उगते हैं। मिट्टी और बालू यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये मैंग्रोव वन का चित्र दिखाया गया, देख लीजिए, ये मैंग्रोव वन है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो पानी में मिली होती हैं, यहाँ पर मिली हुई हैं, और घने पत्ते होते हैं इनके, तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी होती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के नदी डेल्टाओं में यह वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन पाया जाता है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। सुंदरी वन कहाँ मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में मिलता है। क्या मिलता है? मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगोरा कहाँ मिलते हैं? ये दोबारा देख लीजिए, नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगोरा के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मैंग्रोव वनों में मिलते हैं। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगोरा भी हो सकता है। ये इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है, डेल्टाई क्षेत्रों में मिलता है, सुंदरी वनों में मिलता है, मैंग्रोव वनों में मिलता है। कौन? रॉयल बंगाल टाइगर। एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे है, और भी मिलते हैं, जैसे मगरमच्छ मिलते हैं, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप मिलते हैं। ये याद रखेंगे। घड़ियाल कहाँ मिलते हैं? मैंग्रोव वनों में मिलते हैं। घड़ियाल एक समुद्री घोड़ा होता है जो समुद्र में रहता है। मगरमच्छ भी समुद्र में रहता है, केंचुआ भी समुद्र में रहता है। इस प्रकार को आप रिलेट कर सकते हैं समुद्र से, मैंग्रोव वन से। यदि वनस्पति और जानवर धरती के से अदृश्य हो जाएं तो यह कोई खास बात नहीं है अपने काम की। आगे वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार के प्राणियों संपत्ति से धनी है, जिनों की 90,000 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000 तो क्या जानवर हैं, 2000 से अधिक पक्षी हैं। यह विश्व का कुल 13% है। इसमें पक्षी भी और जानवर भी शामिल हैं। यहाँ मछलियाँ की प्रजातियां कितनी हैं? 2546, 2525 गंगा की लंबाई भी है। विश्व का लगभग 12% मछलियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में विश्व का 5 से 8% उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। औषधीय पादप दिखाए गए हैं। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों, जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है, क्योंकि वास्को डी गामा भी जड़ी बूटियां और मसाले लेने भारत में आया था। आयुर्वेद में 2000 पादपों का वर्णन किया गया है। कम से कम 500 विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों का गणना की है। याद रखेंगे, विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों का गणना की है, जिनमें 52 पादप अति संकट हैं और 52 पादप विनिष्ट हैं। भारत में प्राय औषधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं: सफरगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार। ये क्या हैं? ये दवाइयों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सफरगंधा का प्रयोग कड़ा किया जाता है रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, केवल भारत में पाया जाता है सफरगंधा। आगे जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाना, ठीक है। वायु सारी, मूत्रवर्धक, इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बना हुआ पाउडर मधुमेह के लिए, यानी जो शुगर होती है, जो बीज होते हैं उससे जो पाउडर बनाया जाता है वो प्रयोग किया जाता है। अर्जुन
ताजे फलों का निकला हुआ रस कान के दर्द का इलाज किया जाता है। यह रक्तचाप में भी सहायक होता है। बबूल, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लाभदायक होते हैं। इसे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक वृद्धि के लिए किया जाता है। बबूल में आते हैं। बबूल कहाँ उगता है? राजस्थान में उगता है। किक्कर इसी का भाग है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम खांसी की दवा में प्रयोग किया जाता है। आगे है कचनार, फोड़ा व दमा रोग के लिए अच्छा है। इस पौधे की जड़ और कलियां पाचन शक्ति में सहायक होती हैं। आगे स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाथी कहाँ मिलता है? हाथी स्तनधारी जीव है। कहाँ मिलता है? भारत में पाया जाता है। असम में, कर्नाटक में, केरल में उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वनों में पाया जाता है। हरियाणा में यमुनानगर में मिलता है। एक सींग वाला गैंडा एक अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण में क्या मिलता है? आपने पढ़ा था ऊपर, जंगली गधे मिलते हैं। और थार मरुस्थल में क्या मिलते हैं? ऊंट मिलते हैं। भैंसा, नीलगाय, चौसिंगिया, छोटा मृग। छोटा मृग को क्या बोला जाता है? गज्जल। याद रखेंगे, गज्जल, छोटा मृग। आगे है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में। याद रखेंगे इसको। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1972 में। भारत विश्व का अकेला देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल कहां पर है? मैंने आपको ऊपर बताया था, गुजरात के गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश झारखंड में मिलता है। बाघ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश और झारखंड में के वनों में मिलता है। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाघ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्ली जाति के साथ तेंदुआ भी पाया जाता है। तेंदुआ भी कहाँ मिलता है? यही मिलता है जहाँ पर बाघ मिलता है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा ठंड रहती है, इसीलिए कठोर जलवायु को सहन करने वाले जानवर होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाया जाता है। लद्दाख के लिए कौन प्रसिद्ध है? याक प्रसिद्ध है। याक के साथ साथ यहाँ पर क्या पाया जाता है? गुच्छेदार सींगों वाला बैल। याद रखेंगे, गुच्छेदार सींगों वाला बैल कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। आगे जिसका भार 1 टन होता है। किसका? 1 टन। 1 टन में कितने? 100 किलो। तिब्बतीय बारहसिंगा भारल। भारल क्या है? एक नीली भेड़ है। कहाँ मिलती है? लद्दाख में मिलती है। जंगली भेड़ कहाँ मिलती है? लद्दाख में मिलती है। कियांग कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। एशियाई शेर केवल गुजरात में मिलते हैं। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? केवल गुजरात में मिलते हैं। याद रखेंगे। आगे है तिब्बती गधे। कियांग को क्या बोलते हैं? तिब्बती गधे बोलते हैं। याद रखेंगे, कियांग को तिब्बती गधे बोला जाता है। लद्दाख में मिलते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा मिलता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। लाल फोर लद्दाख, लाल पांडा लद्दाख में मिलता है। नदियों, झीलों, समुद्रों में भी कछुआ और मगरमच्छ, घड़ियाल। घड़ियाल एक बार रीजनिंग में पूछा गया था कि घड़ियाल कहाँ रहता है? जल में रहता है, समुद्र में रहता है, नदी में रहता है, झीलों में रहता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है। घड़ियाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है। जिस प्रकार से शेर और चीता, बाघ एक ही प्रजाति के हैं, उसी प्रकार के घड़ियाल भी मगरमच्छ का ही रूप है। तो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छ कहाँ मिलते हैं? केवल भारत में मिलते हैं। भारत में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं। कोई खास बात नहीं है। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण सूची में, यानी खाने योग्य पौधों के, ये कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। चलिए हम इसको मैप को देखते हैं एक बार। वन्य प्राणी निश्चल्य। दाची गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजा जी कहाँ पर है? और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। दूधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और राजगीर कहाँ पर है? बिहार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। चंदका कहाँ पर है?
उड़ीसा में है। अदुगरम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और वेंथागिल और गुंडकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। इस प्रकार आप इन सबको याद कर सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न बन जाता है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। शिवपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा, दबोता, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और पोचरम और कवला कहाँ पर हैं? लगभग ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपको। एक तेलंगाना मिलेगा, एक महाराष्ट्र मिलेगा। काजीरंगा कहाँ पर है और मानस कहाँ पर है? दोनों के दोनों किसमें हैं? असम में हैं। आगे दिखाए प्रवासी पक्षी दिखाए गए हैं। भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं शीत ऋतु में। साइबरन सारस, जिसे साइबरन क्रेन भी बोलते हैं, ये मरुभूमि समुद्र में रहते हैं। और लाल सुंदरी कलंगी वाले फ्लेमिंगो भी यहाँ पर आते हैं। कब आते हैं? सर्दियों में। और कहाँ पर ये अंडे बच्चे देते हैं? खारे कीचड़ में अपने घोंसला बनाते हैं और अपने अंडे बच्चे देते हैं। देख लीजिए क्या है? सार्स बोलते हैं, इनको फ्लेमिंगो बोलते हैं। ये सर्दियों में भारत में आते हैं। और दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ झील होती है उसके आसपास का क्षेत्र होता है, या समुद्र के आसपास। बस ये एक पेज और रह गया। एक एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं अंडे प्राप्त? क्या दिखा दिया गया, देख लेते हैं एक बार। इनसे मांस प्राप्त होता है। जो पशु जो कृषि करते हैं, कृषि के साथ हम पशुपालन करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? मांस प्राप्त होता है पशुओं से। और जो मुर्गी पालन किया जाता है उससे अंडे प्राप्त होते हैं। मछलियों से पौष्टिक आहार मिलता है। कीड़े मकोड़े फसलों के परागण में मदद करते हैं। ये याद रखेंगे, फसलों के परागण में मदद करते हैं कीड़े मकोड़े। हम परागण के बारे में साइंस में पढ़ेंगे अच्छे से। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण हो जाता है। प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र में योगदान होता है, उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। किसकी? पादपों की। काफी वन्य जीव प्रजाति संकट में हैं, वन्य जीव संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। आगे क्या है? यहाँ पर कोई खास बात नहीं था। यहाँ पर ये बताई गई है कि जो वन है, वनों का अंधाधुंध कटाई की गई है। पारिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ा गया है कृषि और निवास के कारण, ये बताई गई यहाँ पर। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चित हैं। आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18। इसमें 10 क्या हैं? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल 10 कौन से हैं याद रखेंगे? सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नारकेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की गई है, यानी यूनेस्को में शामिल है ये सब। देख लीजिए कौन से हैं। 18 के 18 यहाँ पर दिखाए गए हैं। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नारकेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग या दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्ता मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, असनकमर, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, असलम, पन्ना। आगे है सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उत्पादों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी गई है। 1992 में योजना बनाई गई थी पादपों को, जो पादप हैं उनके लिए बाग लगाना और उनकी सहायता देना।
शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा इनके लिए योजना बनाई गई है। याद रखेंगे किसके लिए? शेर के लिए, गैंडा के लिए और भारतीय भैंसा के लिए। 101 नेशनल पार्क हैं भारत में। नेशनल पार्क कितने हैं? 101 हैं, याद रखेंगे। और 553 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कई चिड़ियाघर राष्ट्र को पादप और जीव संपत्ति के लिए आरक्षित हैं। ये कोई खास बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। वैकल्पिक प्रश्न है, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? हमने रबड़ पढ़ा था, ना तो टुंड्रा में उगता है, ना मैंग्रोव में उगता है, ना हिमालय में उगता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। आगे है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर वर्षा में पाए जाते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है? हमने पढ़ा था सिमलीपाल कौन सा है? पंजाब में बिल्कुल नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में है। इस साइड में भारत है, इस साइड में दिया था। ये भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में शामिल हैं? सभी के सभी शामिल हैं। ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पर आपकी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं की जाएगी और जो पढ़ा आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से पढ़ा आ जाएगा और आपको एक ही बार में याद कराया जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।